Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part second of the टॉपिक मौर्य एम्पायर. यहाँ पे हम जो है रिमेनिंग जिस्ट को एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों. लास्ट सेशन में हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है एंड एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था. आज के सेशन में रिमेनिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा सो दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते चलें. एंड जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे लेक्चर्स को देखा है, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन लेक्चर्स को जो है अपनी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें सो दैट मैक्सिमम बच्चों को जो है इसका बेनिफिट हो सके. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को. देखिए यहाँ पे हम जो भी बातें डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जैसे ही हम PYQs को सॉल्व करेंगे वहाँ आपको जो है इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. चलिए शुरू करते हैं. अशोका विजिटेड लुम्बिनी आफ्टर 20 years ऑफ हिज कोरोनेशन. अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक जो है लुम्बिनी विजिट करते हैं आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन. तो देखिए 20 साल के बाद, आफ्टर 20 years ऑफ हिज कोरोनेशन, अशोक जो है लुम्बिनी विजिट करते हैं. एक और पॉइंट आप यहाँ से कह सकते हैं कि या अशोक जो है किस जगह जो है आफ्टर 20 years ऑफ हिज कोरोनेशन विजिट करते हैं. तो लुम्बिनी विजिट करते हैं. आप देख सकते हैं एक इस स्टेटमेंट से जो है आपके सामने दो क्वेश्चन है. टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, द पिलर एट रुमनदेई वॉज इरेक्टेड अलॉन्ग विथ सम सेक्रेड स्टोन स्ट्रक्चर. अब देखिए बुद्ध के जो है, भगवान बुद्ध के बर्थ प्लेस को जो है मार्क करने के लिए रुमनदेई में जो है एक पिलर इरेक्ट करवाया गया था अशोक के द्वारा विथ सम सेक्रेड स्टोन स्ट्रक्चर. तो यहाँ से ये रुमनदेई वाला ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी याद रखिएगा. और 20वें साल में जो है आफ्टर 20 years ऑफ हिज कोरोनेशन अशोक जो है लुम्बिनी विजिट करते हैं. He exempted religious tax on Lumbini as it was the birthplace of लॉर्ड बुद्धा. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा कि आखिर क्यों अशोक ने जो है लुम्बिनी पर रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया था, या फिर जो है रिलीजियस टैक्स से लुम्बिनी को जो है छूट दे रखी थी. क्यों? क्योंकि ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी. बिकॉज इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा एंड रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 1/6 to 1/8. अब देखिए सिंस लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, तो इस कारण जो है अशोक ने लुम्बिनी को रिलीजियस टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा था. उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था उसको 1/6 से 1/8 कर दिया गया. ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट आपको जो है देखने को मिलेगा कि कुछ छूट दिए गए थे लुम्बिनी को. क्यों? क्योंकि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था. उसके बाद द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इन गुर्जरा माइनर रॉक कैरिट लोकरी इन द दतिया district Madhya Pradesh. It was laid, just wait, it was laid at the main road through Ujjain to Bharuch. अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ, चार आपके पास माइनर रॉक एडिक्ट होंगे, उसमें से पूछा हुआ है कि किस रॉक एडिक्ट में जो है अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है, अशोक का नाम मेंशन किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में है. तो गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम आपको देखने को मिलेगा. और ये कहाँ पे है? जो मेन रोड जा रही है उज्जैन से भरौच, वहाँ पे जो है आपको गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और याद भी हो गया होगा अब तक आप लोगों को ये सभी बातें. यहीं से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. विक्ट्री इन कलिंग वार वॉज द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ अशोकाज रीन. अब देखिए कलिंग की जो विजय होती है, it was the greatest event of Ashoka's reign. The 13th rock edict provides clear evidence of कलिंग वार. 13th, अब यहाँ से भी पूछा हुआ है कि कौन से रॉक एडिक्ट से जो है आपको कलिंग वार के बारे में देखने को मिलता है. तो 13th रॉक एडिक्ट से जो है कलिंग वार के बारे में देखने को मिलता है. इट सेज
किंग प्रियदर्शी अशोका। देखिए कलिंग वार 13th रॉक एडिक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है कि किंग, आप लोग को पता है कि मैंने पहले ही बताया कि देखिए अशोक ने जो है टाइटल अशोक का प्रियदर्शी लिखा, प्रियदर्शी यहाँ पे लिखा, यानी कि प्रियदर्शी लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, अशोक ने जो है यहाँ पे अशोक आप कह सकते हैं किंग प्रियदर्शी लिखा हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अशोक की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन इन 261 BC। 261 BC में जो है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये चीज जो है किस पे लिखा हुआ, 13th रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ। ही फेल्ट डीप रिमोर्स फॉर हैविंग कनकर्ड कलिंग ऑन दिस एडिक्ट। देखिए इनको जो है आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही दुख में थे। क्यों दुख में थे अशोक जो है कलिंग पे विजय प्राप्त करने के बाद भी? द रीजंस विच प्रॉम्प्टेड अशोका टू इन्वेड कलिंग वर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। जस्ट वेट, द टेरिटरी ऑफ कलिंग वाज लाइक अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। पीपल ऑफ कलिंग डोमिनेटेड द इंडियन ओशन एंड कंट्रोल्ड द ओवरसीज स्टेट। देखिए इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम अशोक के बारे में या फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ जो है उन्हीं बातों को डिस्कस करना है जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन द फर्स्ट रॉक एडिक्ट के बारे में। 13th रॉक एडिक्ट में देख लिया आप लोगों ने, कलिंग वार के बारे में लिखा है, जहाँ पे लिखा हुआ किंग प्रियदर्शी अशोक ने जो है कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। फर्स्ट रॉक एडिक्ट की बात करते हैं। अशोक इंस्क्राइब्ड एज हियर नो लिविंग बीइंग्स आर टू बी स्लॉटर्ड और सफर्ड इन सेक्रीफाइस। तो देखिए फर्स्ट रॉक एडिक्ट की अगर बात करते हैं, वहां पे अशोका ने इंस्क्राइब करवाया हुआ है कि किसी भी कह सकते हैं आप, वहां पे जो है अशोका ने इंस्क्राइब करवाया कि किसी भी लिविंग बीइंग को जो है स्लॉटर नहीं किया जाएगा या फिर जो है उसका बलि नहीं दिया जाएगा। फॉर्मली इन द किचन ऑफ किंग प्रियदर्शी। देखिए जो किंग प्रियदर्शी बार बार लिखा हुआ, इसका मतलब आप समझ सकते हैं अशोक की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मली इन द किचन ऑफ किंग प्रियदर्शी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स वर किल्ड एवरी डे टू मेक करी। बट नाउ अब देखिए, अब यहाँ जो फर्स्ट रॉक एडिक्ट में आपको देखने को मिला, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो है अशोक के किचन में बहुत सारे एनिमल्स को, जो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स को जो है हर रोज मारा जाता था। बट अब जो है, बट नाउ विद द राइटिंग ऑफ दिस धम्मा एडिक्ट, ये जो पहला रॉक एडिक्ट आपको देखने को मिला, ओनली 3 एनिमल्स। अब देखिए थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स का जो है यहाँ पे मारा जा रहा था डेली खाना बनाने के लिए। अब इस फर्स्ट रॉक एडिक्ट में जो लिखा हुआ उसके बाद क्या हुआ, केवल 3 एनिमल्स, 2 peacocks and a deer are killed and even the deer not always। देखिए 3 एनिमल होंगे, 2 peacock and a deer, और डियर की जगह अगर हम बात करते हैं तो वो भी जो है डेली इसका जो है इसकी हत्या नहीं की जाएगी। एंड इन फ्यूचर नॉट इवन दीज क्रिएचर्स विल बी किल्ड, और आने वाले समय में भविष्य में इवन ये जो हम 3 एनिमल्स की बात करें, 2 peacocks and a deer की बात कर रहे हैं, इनकी भी जो है हत्या नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कहाँ थाउजेंड्स की हम बात करते हैं, उसके बाद 3 एनिमल्स, उसके बाद क्या हो गया, आने वाले फ्यूचर में 0, किसी भी एनिमल की हत्या नहीं की। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ से जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं सभी पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। The rock edict 2nd and 13 of Ashoka tells us about the Sangam kingdom of Chola। आप देखिए पहले रॉक एडिक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रॉक एडिक्ट 2nd और 13 की हम बात करेंगे। 2nd और 13 रॉक एडिक्ट की बात करते हैं अशोका की, टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम। जो 2nd और 13 रॉक एडिक्ट है वहां पे देखने को मिलेगा संगम किंगडम की हम बात करेंगे। चोला, पांड्या, सत्यपुत्र एंड केरल पुत्र। चोला, पांड्या, सत्यपुत्र एंड केरल पुत्र की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इसके बारे में संगम किंगडम के बारे में बताया गया है। 13th inscription of Ashoka provides information that he had a cordial relation with 5 यवन kings named। अब देखिए जो 13th, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2nd और 13th रॉक एडिक्ट के बारे में बात किया है, जहाँ पे बताया गया है अशोका ने, जहाँ पे बताया गया संगम किंगडम के बारे में, चोला, पांड्या, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इनके बारे में भी बच्चों कह सकते हैं चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चेरास, इन सब के बारे में जो है हम अलग से पढ़ेंगे। आप देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, जो 13th इंस्क्रिप्शन है अशोका का, वहां पे जो है क्या दिख रहा है, यवन किंग्स जो थे उनसे जो है अशोका का कॉर्डियल रिलेशन था। उन यवन किंग्स का उनका क्या क्या नाम था बच्चों,
उनका नाम था एंटियोक, यानी कि एंटियोकस सेकेंड थियोस द रूलर ऑफ द सीरिया, सीरिया के रूलर से बच्चों। प्लस उसके बाद जो है तुरमै, तुरमै या फिर तुरमै टोलोमी सेकेंड ऑफ टोलोमी सेकेंड फिलोडेल्फस, तो ये जो है इजिप्ट, तुरमै जो है इजिप्ट का रूलर था। ये एंटियोकस सेकेंड थियोस जो है सीरिया का रूलर था। तो देख सकते हैं सीरिया के रूलर, इजिप्ट के रूलर, उसके बाद मैकेडोनिया का रूलर, उसके बाद बच्चों आप कह सकते हैं सीरीन का रूलर, देन किंग ऑफ एपिरस। इन सब रूलर्स से जो है यवन किंग्स से अशोका के बच्चों कॉर्डियल रिलेशन थे। चलिए एक बार और आप लोगों के सामने बाकी किंग्स के नेम लेकर के आती हूँ मैं। देखिए पहला नाम हम लोगों ने क्या बोला, एंटियोक बोला, एंटियोकस बोला, एंटियोकस पहला नाम हम लोगों ने क्या बोला, एंटियोकस सेकेंड थियोस, एंटियोकस सेकंड थियोस। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला, तुरमै, यानी कि टोलोमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये जो है इजिप्ट का रूलर था। जो हम एंटियोकस सेकंड थियोस की बात कर रहे हैं, सीरिया के रूलर थे बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने तुरमै की बात की जो कि इजिप्ट के रूलर थे। तीसरा जो है अनिकिनी या फिर अंटाकिनी, एंटाकिनी जो कि रूलर ऑफ मैकेडोनिया रहते हैं। चौथा मैग मकमास और मेगारस जो कि रूलर ऑफ सीरीन होते हैं। पांचवा एलेक्सुंडर और एलियोरोसेंट्रो, अलेक्जेंडर एपिरस और द किंग ऑफ द एपिरस। ये पांच जो है ये अपने किंग्स थे जिनके अशोका के साथ कॉर्डियल रिलेशन थे बच्चों। द अर्लीस्ट नोन copper plate known as Sohgauda is a modern record that mentions earliest royal order to preserve the food grains to be utilized during the famine in the country। अब देखिए ये जो लिखा हुआ यहाँ से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, अर्लीस्ट कॉपर प्लेट कौन सा है जहाँ पे मॉडर्न पीरियड में फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने की बात कही गई है, जिसको हम फेमिन के समय में, राष्ट्र में जब कभी भी फेमिन आएगा उस समय में यूटिलाइज करेंगे। ये तो सोहगौड़ा जो इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा बच्चों, सोहगौड़ा में जो है आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा गया कॉपर प्लेट वहां से पाया गया है और वहां मेंशन किया गया कि मॉडर्न रिकॉर्ड में आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है to preserve the food grains to be utilized during the famine in the country। होप सो अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरे district also describes the relief measures adopted during the famine in the region। जहाँ सोगोड़ा इंस्क्रिप्शन से आपको देखने को मिल रहा है कि फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, फेमिन के टाइम में उसको यूटिलाइज करेंगे। वहीं बच्चों वह महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरा आपको देखने को मिलेगा, रिलीफ मीजर्स को अडॉप्ट करने की बात की गई है फेमिन के समय में। जिस भी रीजन में फेमिन आएगा उस समय क्या रिलीफ मीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे उसके बारे में लिखा गया है। कहाँ पे, महास्थान इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरा। द अर्लीस्ट epigraphic record of the land grants on the basis of religion in India। The earliest epigraphic record of land grants on the basis of religion in India is found in the inscription of Satavahana। आप देखिए जहां हम लोगों ने सोहगौड़ा इंस्क्रिप्शन की बात की, वहीं हम लोगों ने बोगरा डिस्ट्रिक्ट में महास्थान इंस्क्रिप्शन की बात की। अब क्या आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, सतवाहना इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड है किसका, लैंड ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे जमीनों का जो आप कह सकते जमीनों की जो ग्रांट हो रही थी, लैंड ग्रांट्स हो रहा था भारत में, उसके बारे में आपको जो है सतवाहना इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। मॉडर्न एम्परर्स डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन रिलीजियस बेसिस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न एम्परर्स डिडंट ग्रांट एनी लैंड ऑन द रिलीजियस बेसिस। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, सांची के स्तूप की तरफ बच्चों। From the perspective of architecture, the stupa of Sanchi is considered as the best। अब यहाँ से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्तूपा जो है सबसे बेस्ट कंसिडर किया गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्किटेक्चर। तो सांची स्तूप जो है, स्तूपा ऑफ सांची जो है बेस्ट कंसिडर किया गया। सांची कहाँ पे, आप सभी लोग को पता है, इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस स्तूपा वॉज बिल्ट बाई अशोका। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया कि आर्किटेक्चर
पर्सपेक्टिव से जो है कौन सा स्तूपा जो है बेस्ट कंसिडर किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि स्तूपा ऑफ सांची या फिर सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ पे है, अगर स्टेट पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो गया, और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। द स्तूपा ऑफ भरोत इज सिचुएटेड इन द सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ हम लोग ने देखा है, देख लिया स्तूप ऑफ सांची जो मध्य प्रदेश में, जिसको अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। स्तूपा ऑफ भरोत इज सिचुएटेड इन द सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जहां सांची का स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, वहीं जब भरोत का स्तूप की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों। देखिए अगर आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जो दो पैराग्राफ, ये जो लाइंस आपको देखने को मिल रहे हैं एमपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी प्लस यूपीएससी के हिसाब से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जो है किसी भी स्टेट को कंसिडर कर सकता है, और उसके बाद एमपीपीसीएस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछ सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। हम लोग ने देख लिया सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, और भरोत स्तूप जो है सतना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के। बोथ सांची एंड भरोत स्तूप्स वर डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम। जहां हम लोगों ने देखा कि ये स्तूप एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो सांची का स्तूप है, जो भरोत का स्तूप है, ये दोनों को डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। बोथ स्तूप्स वर डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस नाम को भी नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अमरावती स्तूप के बारे में। Just wait for few seconds. Amravati स्तूप is located on the right bank of Krishna River in the Guntur district of Andhra Pradesh. अब देखिए अगला क्वेश्चन, दो स्तूप के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक हम लोगों ने स्तूप ऑफ सांची पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने बच्चों स्तूप ऑफ भरोत पढ़ा, तीसरा स्तूप जो है हम अमरावती स्तूप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से पूछ लेगा अमरावती स्तूप जो है किस रिवर के, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द राइट बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर। ध्यान रखिएगा, इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर। और कहाँ पे है ये अमरावती स्तूप बच्चों, गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है ये आपको अमरावती स्तूप देखने को मिलेगा। लॉर्ड मैकेंजी ट्रेस दिस स्तूप, जहां हम लोगों ने सांची और भरोत के बारे में देखा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस स्तूप का खोज किया गया था, वहीं जब हम बात करते हैं अमरावती स्तूप के बारे में, इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा की गई थी। अब हम जो है धमेक स्तूप के बारे में देखेंगे। धमेक स्तूप ऑफ वाराणसी इज रिलेटेड टू द गुप्ता पीरियड। अब देखिए पूछ रहा है कि धमेक स्तूप जो है वाराणसी का, वो किस पीरियड से रिलेटेड था, तो गुप्ता पीरियड से जो है बच्चों धमेक स्तूप जो है वाराणसी का रिलेटेड था। भबरू इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, भबरू इंस्क्रिप्शन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी बातों को हम इस चार्ट तक टेबल तक डिस्कस करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर आएंगे, उसके बाद हम फिर से जो है जिस पर आएंगे। देखिए जिस्ट प्लस PYQs को हम साथ में पैरेलली लेकर के चल रहे हैं, ताकि जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है आप PYQs को सॉल्व करते हुए चलें। आप देख सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं बच्चों। भबरू इंस्क्रिप्शन की हम बात करें, भबरू इंस्क्रिप्शन प्रूव्स अशोका एज बुद्धिस्ट। In the same inscription, he referred to himself as प्रियदर्शी राजा मगध, that is a king of the मगध। अब देखिए बच्चों भबरू इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस इंस्क्रिप्शन से ये प्रूफ होता है कि अशोक जो है बुद्धिस्ट थे, तो भबरू इंस्क्रिप्शन से ये प्रूफ होता है कि अशोक जो है बच्चों बुद्धिस्ट थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बन रहा आपके सामने कि किस इंस्क्रिप्शन में अशोक ने खुद को कहा है कि वो मगध का राजा है, या फिर
फिर जो है प्रियदर्शी राजा मगध खुद के लिए लिखा है। तो ये जो है भब्रू इंस्क्रिप्शन की ही हम बात कर रहे हैं, जिसमें अशोका के द्वारा ये लिखवाया गया है कि ये जो है कौन है, प्रियदर्शी राजा मगध है, या फिर दैट इज द किंग ऑफ द मगध आफ्टर एक्सेप्टिंग द बुद्धिस्ट रिलीजन। देखिए अशोक ने जो बुद्ध धर्म को अपना लिया था। जब बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं अशोक का स्टॉप हंटिंग एंड स्टार्टेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स। आप देख सकते हैं जब बुद्ध धर्म को अशोक के द्वारा अपना लिया जाता है, अशोक क्या करते हैं, ये जो है अब हंटिंग इसको रोक देते हैं एंड स्टार्टेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स। पहले जो है ये सबसे पहले अशोक कहाँ पहुंचते हैं, बोध गया। ध्यान रखिएगा ये जो सीक्वेंस है अशोक का ट्रिप का, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जब अशोक बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, हंटिंग को रोक देते हैं और पिलग्रिमेज ट्रिप शुरू करते हैं, तो ये सबसे पहले बोध गया विजिट करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ हिज रिलीजियस ट्रिप इज लुम्बिनी, देन कपिलवस्तु, देन बोध गया, देन सारनाथ, देन कुशीनगर, then Shravasti. Name of the 5 provinces of modern empire is found in the Ashokan inscription। अब देखिए अभी हम लोगों ने जो आप कह सकते हैं सीक्वेंस देखा कि रिलीजियस ट्रिप का जो सीक्वेंस था उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर एंड श्रावस्ती। उसके बाद देखिए 5 प्रोविंसेस जिनके बारे में अशोका के इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है मॉडर्न एम्पायर के बारे में, जो द नेम ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, वो जो है देख लेते हैं कौन कौन से है। उत्तरापथ, देन अवंती रथ, देन देखिए उत्तरापथ का कैपिटल क्या है, तक्षशिला। उसके बाद अवंती रथ, उसका कैपिटल क्या है, उज्जैन। देन कलिंग का कैपिटल तोशली। देन दक्षिणापथ, उसका कैपिटल क्या है, स्वर्णनगरी। देन प्रत्यापथ, उसका कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो देखिए उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला। देन अवंती रथ उसकी उज्जैनी, कलिंग का तोशली। देन दक्षिणापथ स्वर्णनगरी, देन प्रत्यापथ पाटलिपुत्र। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम मूव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब मूव करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद फिर से हम लौट करके आएंगे अपने जिस्ट की तरफ। देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यही वाला सॉल्व किया था। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है फर्स्ट इंडियन एम्पायर की स्थापना की गई थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा था, फर्स्ट एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहला इंडियन एम्पायर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोगों ने पढ़ा था, वहां एक्सप्लेनेशन में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है, और ये पहले रूलर होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिनके द्वारा स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स को, जो इंडिया में जो स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स थे उनको कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज एम्पायर की स्थापना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते, देखिए क्या लिखा हुआ है, हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धना वंश, कुषाण वंश, इसमें से जो है सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है, और या फिर जो सबसे इंडिया की सबसे पुराना वंश कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात करें बच्चों मौर्य वंश की। अब देखिए अब कैसे पता चलेगा कि सबसे पुराना वंश कौन सा, तो उसके साथ आपको जो है ईयर याद रखना पड़ेगा। इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी मॉडर्न डायनेस्टी है। इसने इन लोगों ने कब से रूल किया था, 21 BC से लेकर के 184 BC। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, देन गुप्त डायनेस्टी की 275 से लेके 550 BCE, एंड वर्धना डायनेस्टी रूल्ड ओवर एंशिएंट इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य
figures prominently in the book of भास सुद्रक विशाखा दत्त एंड अश्व घोष। तो यहाँ पे हम बात करें किसके बच्चों, विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस की अगर आप बात करते तो मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है, विशाखा दत्त। ये मैंने आप लोग को पहले ही सेशन में बताया हुआ है। मुद्रा राक्षस authored by विशाखा दत्त provides various information about the reign of चंद्रगुप्त मौर्य। धुंधीराज had written a commentary on मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस के ऑथर जो है विशाखा दत्त है, और यहीं से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रीन के बारे में आपको पता चलता है। और धुंधीराज के द्वारा जो मुद्रा राक्षस पे कमेंट्री की गई थी। इन दिस ड्रामा, ये मुद्रा राक्षस की हम बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज सन ऑफ द नंदराज। देखिए मुद्रा राक्षस में जो है जिसको विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया। दिस द बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त एज विशल एंड कुलहीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, मॉडर्न पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। हु रिकॉग्नाइज सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य, विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी एंड डी आर भंडारकर। तो किसके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है बच्चों। विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु रिकॉग्नाइज सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले सेंड्रोकोटस कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एरियन एंड प्लूटार्क ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज एंड्रोकोटस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Who of the following mentions about the meeting of सेंड्रोकोटस with Alexander the Great? अब देखिए क्या कह रहा कि किसके द्वारा मेंशन किया गया है मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो बच्चों जस्टिन के द्वारा जो है इसके बारे में मेंशन किया गया अबाउट द मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम जस्टिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा। जस्टिन अ ग्रीक राइटर डिस्क्राइब मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 से। आप लोगों को एक बात बताना मैं भूल गई कि जो भी क्वेश्चन हम प्रीवियसली कर, सपोज क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, उसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसी के एक्सप्लेनेशन में अगले क्वेश्चन का जो है आंसर होता है। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। हु वॉज कॉल्ड एज सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसने जो है सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और विद अलेक्जेंडर द ग्रेट की मीटिंग के बारे में मेंशन किया है। तो जस्टिन जो कि ग्रीक राइटर है, इसने कहा था, डिस्क्राइब किया था सेंड्रोकोटस और अलेक्जेंडर द ग्रेट की मीटिंग का। तो उसी ने जो है देखिए हु वॉज कॉल्ड एज सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंड्रोकोटस किसको जो है जस्टिन के द्वारा कहा गया है बच्चों। तो अभी पहला क्वेश्चन तो देखा, सेंड्रोकोटस किसको कहा था हम लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जस्टिन के द्वारा, जो कि ग्रीक राइटर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जस्टिन जो है कौन है, ग्रीक राइटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, और अगर नहीं आपको सामने यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप एज्यूम करके चलिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि जस्टिन जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है वो कौन सा राइटर है, वो ग्रीक राइटर है या किसी और जगह का राइटर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ही वॉज द ग्रीक राइटर, और इसने किसको कहा है सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं हम। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हुम। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की हम बात कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कौटिल्य याद रखिएगा या फिर विष्णुगुप्त। एंड विष्णुगुप्त जो है इनका बचपन का नाम रहता है। कौटिल्य किसका नाम था, चाणक्य का ही कौटिल्य नाम था। तो ये किसके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के। हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है।
कौटिल्य had an unforgettable contribution in the establishment of the modern times। देखिए चाणक्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मॉडर्न डायनेस्टी की स्थापना में। ही वॉज वेल नोन एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य। when Chandragupta Maurya had the responsibility of United Indian Empire as Emperor, कौटिल्य served as Prime Minister। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, उनके एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, उनके चीफ प्रीस्ट के रूप में काम करते हैं। ही वॉज पायनियर स्कॉलर। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, अर्थशास्त्र के राइटर भी जो हैं ये कौटिल्य ही हैं, या फिर चाणक्य हैं, या फिर विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा बच्चों। He was a pioneer scholar of political science and also known for his famous book अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र जो है किस पे आधारित है। ये जो है इंडिया की एक ओल्डेस्ट बुक है जो कि बेस्ड है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत के पॉलिटिकल कंडीशन पे आधारित है ये अर्थशास्त्र। चलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कौटिल्य या फिर चाणक्य का बचपन का नाम क्या है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य या फिर चाणक्य का बचपन का नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों आपको उसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त। सी वाला आंसर यहाँ पे हमारा सही है, विष्णुगुप्त के नाम से। सेज चाणक्य, चाणक्य को चाणक्य एंशिएंट अर्थशास्त्र, आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र के ऑथर जो है ये चाणक्य ही हैं, और चाणक्य के बचपन का नाम क्या था बच्चों, विष्णुगुप्त था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी पे आधारित है, पहले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज, क्या भट्ट स्वामी या फिर विष्णुगुप्त या फिर जो है राजशेखर या फिर विशाखादत्त। तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते देखते हैं 11 में क्या लिखा। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। देखिए अर्थशास्त्र चाहे आपके सामने रहे कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, एंड डी ऑप्शन रहे आपके सामने ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौटिल्य ही विष्णुगुप्त हैं और वही चाणक्य हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, चाहे कौटिल्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, चाहे चाणक्य हो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर होना चाहिए जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जनरेट किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ये जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया वो क्या है, अ प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। बी लिखा हुआ बायोग्राफी है, सी लिखा है हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डी लिखा हुआ है बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या कह रहा है अर्थशास्त्र किस पे आधारित है जो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। तो ये बच्चों डी वाला ऑप्शन हमारा सही, इट इज बुक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस के मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थशास्त्र जिसको लिखा है किसने, कौटिल्य ने। इस अर्थशास्त्र में जो है चाणक्य के द्वारा जो एक सप्तांग थियोरी की बात की गई है। जिनमें बच्चों का ऑप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा बच्चों, वो उन लोगों ने सप्तांग थियोरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। द सप्तांग थियोरी ऑफ द स्टेट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन इट विच इंक्लूड्स 7 एलिमेंट्स। वो कौन कौन से हैं, किंग राजा, देन अमत्य, देन जनपद, देन दुर्ग, देन कोश, देन दंड, देन मित्र। इंग्लिश में देखते हैं सबसे पहले कौन आता है, किंग आपको देखने को मिल रहा है, किंग, मिनिस्टर, देन टेरिटरी, देन फोर्ट, देन ट्रेजरी, देन आर्मी, देन एलिज। ये जो है सप्तांग थे 7 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, जिसके बारे में चाणक्य ने बच्चों अपने अर्थशास्त्र में बताया हुआ है। अर्थशास्त्र गिव्स इन डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एग्रेरियन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग, अर्थशास्त्र के बारे में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। कौटिल्या's अर्थशास्त्र is based on is a book on economic relation, principles and practice of statecraft, C foreign policy, D wealth accumulation and E लिखा हुआ है none of the above or more than one of the above। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था बच्चों कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस पे आधारित है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये
किस प्रकार से राज्य को चलाना है उस पे, उसके सिद्धांतों पे जो है आधारित है। इट इज बुक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा जो है ये है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या क्या आंसर होना चाहिए, ई वाला जो आंसर हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थियरी ऑफ द स्टेट। जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो सप्तांग थियरी में जो है सेवेंथ पार्ट क्या था। पहला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था सप्तांग थियरी में, किंग पढ़ा था बच्चों, किंग। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिनिस्टर। पहला देखिए किंग, दूसरा क्या था, मिनिस्टर था। तीसरा क्या था बच्चों सप्तांग थियरी में, टेरिटरी। मिनिस्टर को ही आमत्य कहा जाता है, टेरिटरी। देन फोर्थ है बच्चों फोर्ट, यानी कि दुर्ग जिसे आप कहते हैं, फोर्ट। फिफ्थ है ट्रेजरी, यानी कि कोष। सिक्स्थ है बच्चों यहाँ पे आर्मी, जिसे आप दंड कहते हैं। सेवेंथ है मित्र, यानी कि एलीज। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी एंड मिनिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि जो सप्तांग थियरी है उसमें सेवेंथ पार्ट कौन सा है, तो उसमें सेवेंथ पार्ट कौन है बच्चों, मित्र, यानी कि एलीज की हम बात कर रहे हैं। एली इज लाइक द ईयर ऑफ द स्टेट, एलीज ऑफ किंग असिस्ट हिम इन पीस एंड वार। देखिए जो भी मित्र हैं राजा के, वो जो है उनको युद्ध में और शांति में जो है उनको मदद करते थे। इन दिस कंटेक्स्ट कौटिल्य डिफरेंशिएट बिटवीन idealistic and fake allies. Natural is better than artificial. Any king whose friend is greedy, prurient and coward ruin is inevitable. चलिए यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन था कि सप्तांग थियरी में सातवां पार्ट कौन सा है, तो हम लोगों ने क्या देखा, मित्र जो है, यानी कि एलिस की हम बात कर रहे हैं। देखिए अब आपको चारों वो सातों जो है सप्तांग थियरी में जो 7 पार्ट्स हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। किंग को स्वामी कहा गया है, मिनिस्टर को जो है आमत्य कहा गया है, देन टेरिटरी को जो है जनपद कहा गया है बच्चों। उसके बाद फोर्ट को क्या कहा गया है, दुर्ग कहा गया है। देन ट्रेजरी को जो है कोष कहा गया है, आर्मी को दंड कहा गया है, एंड एलिस को जो है मित्र कहा गया है। इस सप्तांग थियरी के जो है बच्चों, किंग को जो है स्वामी एंड मिनिस्टर को आमत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि सेम अर्थशास्त्र पे ही आधारित क्वेश्चन है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिलीजियस लाइफ एंड द सोशल लाइफ। तो किस पे आधारित है, पॉलिटिकल पॉलिसीज पे आधारित है। उन इट डील्स विद द गवर्नेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, अर्थशास्त्र renders a wide range of information about the modern dynasty. This is unique saga of the political policies. अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंस ऑफ मैकेवली। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो है कंपेयर किया गया प्रिंस ऑफ मैकेवली से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैकेवली। प्रिंस ऑफ मैकेवली से जो है किसको कंपेयर किया गया, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, या फिर वात्स्यायन के कामसूत्र से, या फिर थिरुवल्लुर के थिरुकुरल से। तो बच्चों प्रिंस ऑफ मैकेवली से कंपेयर किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ध्यान रखिएगा आप लोग, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र इज अ यूनिक बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकेवली द ग्रेट इटालियन थिंकर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, डेमेकस केम टू इंडिया इन द रीन ऑफ। डेमेकस जो है किसके पीरियड में भारत आता है, बिंदुसार के समय में डेमेकस जो है भारत आता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेबो, सीरियन किंग एंटियोकस सोटर सेंट हिज एम्बेसडर डेमेकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। देखिए जो सीरियन रूलर रहते हैं एंटियोकस सोटर, वो उन्होंने जो है बिंदुसार के कोर्ट में जो है डेमेकस को भेजा था।
ही रिप्लेस्ड मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17। मोर देन 100 क्वेश्चंस हमारे पास बच्चों हैं यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेट 132 क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए मॉडर्न एम्पायर से जुड़े हुए। एंड एक और सेशन हमें लगेगा जिसको कवर करने के लिए, उसके बाद 2 सेशंस और लगेंगे इन PYQs को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ। चंद्रगुप्तास पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ। तो देखिए क्या लिखा हुआ, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस बना हुआ था वो किससे बना हुआ था? वुड से बना हुआ था बच्चों। सी इसका जो है सही आंसर होगा। आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ मॉडर्न पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बुलंदी बाग एंड कुम्रहार नियर पटना। इट इज नोन दैट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज मेड ऑफ वुड्स। ध्यान रखिए क्या लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है वो किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ। द एक्सकेवेशन वाज कैरिड आउट बाय DB स्पूनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्रहार साइट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट कुम्रहार साइट। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, मॉडर्न पीरियड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से जो पता चलता है कि मॉडर्न पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन द बुलंदी बाग एंड कुम्रहार पटना। इट इज नोन दैट द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य मेड अप ऑफ वुड्स। तो यहाँ पे हम पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं। रिमेन्स ऑफ द पाटलिपुत्र हैव बीन फाउंड एट द कुम्रहार। देखिए कुम्रहार नियर पटना एंशिएंट पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब जो है थोड़ा सा हम जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज की सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में जो है रिमेनिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, मेगास्थनीज was a Greek historian who came to India in the 4th century BC as a representative और ambassador of Seleucus Nicator। तो यहाँ से आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि मेगास्थनीज जो है किसके एम्बेसडर या फिर किसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो 4th सेंचुरी में इंडिया आते हैं। सेलुकस निकेटर के रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर के रूप में मेगास्थनीज इंडिया आते हैं। और मेगास्थनीज कौन रहते हैं? ग्रीक हिस्टोरियन रहते हैं। 4th सेंचुरी BC में जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलुकस निकेटर ये भारत आते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। ही लिव्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फॉर 5 years। अब यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा ग्रीक हिस्टोरियन रहता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में 5 years तक रहता है। तो ये मेगास्थनीज रहते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेगास्थनीज किसके कोर्ट में जो है 5 years तक रहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा, बिंदुसार दे देगा, अशोका दे देगा, डी दे देगा नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में 5 सालों तक रहते हैं। ही हैज रिटन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड ऑल्सो अबाउट चंद्रगुप्त रीन इन हिज बुक इंटाइटल्ड इंडिका। इंडिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई हुम, इट वॉज रिटन बाई कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है। चलिए थोड़ी सी और बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आखिर ये जो इंडिका जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है, इसमें लिखा क्या हुआ था? According to the Megasthenes book Indica, पाटलिपुत्र was governed by 30 member municipal council। देखिए पाटलिपुत्र की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा हुआ है कि इसको जो 30 म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा 30 मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जा रहा था, जिसको डिवाइड किया गया था 6 मेन कम्युनिटीज में विच हैड 5 मेंबर्स ईच। चलिए देख लेते हैं एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। According to this book, Patliputra was governed by 30 member municipal council and it was divided into 6 main committees।
which had 5 members each. The sixth board was responsible for the collection of the sales tax. अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पाटलिपुत्र को गवर्न किया जा रहा था. This board made sure that every citizen must pay 1/10 of the earning as a sales tax. देख सकते हैं आप sales tax भी यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा था. Culprits were punished with a death sentence. He called the town officials as अष्टनोमई. देखिए यहाँ पे जो है क्या कहा गया है कि जो टाउन ऑफिशियल्स थे उनको क्या कहा जा रहा था, अष्टनोमई कहा जा रहा था. बच्चों मेगास्थनीज जो मॉडर्न सोसाइटी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. देख लेते हैं वो 7 कैटेगरीज कौन कौन से हैं. थोड़ा सा बस एक बार रीड करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स हैं उनको कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट लिखा हुआ फिलोसोफर, देन फार्मर, देन हर्ड्समैन, उसका आर्टिशन, देन मिलिट्री जिसको सोल्जर कहते हैं, देन ओवरसीयर्स और स्पाइस एंड एसेसर्स. देखिए यहाँ पे जो 7 कैटेगरीज थी जिसको मॉडर्न सोसाइटी को जो है मेगास्थनीज के द्वारा 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. फिलोसोफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिशंस, मिलिट्री, ओवरसीयर्स और स्पाइस एंड एसेसर्स. चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी बाकी है. एंड 132 के आसपास जो है क्वेश्चंस हैं PRQs, उसमें जो हम लोगों ने 15 या 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं. चलिए मिलते हैं कल के सेशन में. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम.